हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं स्वाति, आपकी इंग्लिश एजुकेटर, और मैग्नेट ब्रेन्स के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक आईसीएसई बुक्स, सीबीएसई बुक्स, इसके अलावा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन होती है लाइक ओलंपियाड, एनटीएससी, जी, नीट एंड व्हाट नॉट, सब कुछ आपके लिए अवेलेबल है एंड दैट टू फॉर फ्री। मतलब 1 or 2 चैप्टर्स के बाद यू डू नॉट हैव टू गो फॉर एनी पेड सब्सक्रिप्शन। सो इजंट दैट ऑसम? नाउ ऑन दिस नोट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ क्लास 6 की लिटरेचर बुक विच इज़ एंगेजिंग इंग्लिश, जिसका आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 9th यूनिट, विच इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग पोम। द नेम ऑफ द पोम इज द स्नेल। अब हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं स्नेल का समरी, एक्सप्लेनेशन, पोएटिक डिवाइसेस, राइमिंग पैटर्न एंड हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग कि पोएट जो है रस्किन बॉन्ड वो कहना क्या चाहते हैं इस पोम में। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स। इफ यू हैवंट सीन द प्रीवियस वीडियो देन आई मस्ट टेल यू, मस्ट आस्क यू एंड रिक्वेस्ट यू टू गो एंड वॉच इट फर्स्ट, ताकि ये क्वेश्चन आंसर्स आपको जो हैं वो जिब्रिश ना लगे। सो स्टार्ट करें, चलिए। पहला क्वेश्चन है, फ्यू लाइन्स में आंसर करना है। फ्यू लाइन्स तो नहीं है, ये काफ़ी सारी लाइन्स हैं, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। What does the line "the grass is greener on the other side" mean in the context of the poem? And the line is also a proverb. What does it mean? अब ये जो line है "the grass is greener on the other side", इसमें poem में एक single meaning है, literal meaning है, plus एक proverb है जिसका एक दूसरा मीनिंग भी होता है। तो ये पूछा गया है, दोनों बताने क्या है। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पोम, मतलब अगर आप पोम को देखो, द कोटेड लाइन्स मीन द ग्रास ऑन द अदर साइड ऑफ द रोड वॉज फ्रेशर एंड लस्टर देन द साइड ऑन विच द स्नेल वॉज। सो अगर तुम पोम को देखोगे तो इसका बहुत ही लिटरल मीनिंग है, वो ये है कि दूसरे साइड में, रोड के दूसरे साइड में जो ग्रास थी वो बहुत ग्रीन थी और बहुत ही ज़्यादा ल्यूशियस दिख रही थी, मतलब बहुत ही फ्लैशी दिख रही थी, ज्यूसी दिख रही थी। द प्रोवर्ब "द ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड", अब ये जो कहावत है कि दूध के ढोल सुहावने लगते हैं, द ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, इसका मतलब होता है वी ऑलवेज बिलीव दैट द अदर पर्सन्स आर हैप्पियर एंड लीडिंग अ बेटर लाइफ देन अस। हमें हमेशा लगता है कि जो दूसरे को जो काम दिया है या जो दूसरा है ना, उसकी लाइफ हमसे बेटर है, या वो उसको बेटर काम दिया है, उसको ज़्यादा केक का पीस मिला है। हमें हमेशा यही लगता है। इसको कहते हैं द ग्रास इज ग्रीनर ऑन दी अदर साइड। लेकिन इस पोम में इसका लिटरल मीनिंग है, जिसका मतलब ये है रोड के अक्रॉस जो ग्रास है वो बहुत ल्यूशियस है, वो बहुत ज़्यादा फ्रेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई कांट द स्नेल क्रॉस द रोड लाइक द अदर्स? What must it do therefore? So जो स्नेल है वो बाकी क्रिएचर्स की जगह रोड क्रॉस नहीं कर सकता, तो उसको क्या करना पड़ेगा? The snail cannot cross the road like others. क्यों नहीं कर सकता? Because it is not made to weave, dodge or move quickly. क्योंकि ना वो वीव कर सकता है, रिगल करके चल सकता है, ना वो जल्दी रन कर सकता है, और ना वो डॉज कर सकता है, वो कुछ भी नहीं कर सकता। As a result, it must wait carefully for the passers-by to move and the cars to pass before it can move forward. तो as a result, इसकी वजह से उसको क्या करना पड़ता है? उसको बहुत केयरफुली वेट करना पड़ता है। अगर कोई निकल रहा है, गुजर रहा है, तो उसको गुजर जाने दो। अगर कोई कार्ट आ रहा है तो उसको पेशेंटली वेट करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो एकदम से जर्क नहीं ले सकता, वो जल्दी से क्रॉस नहीं कर सकता। Even then each step it takes is a risk to its life. उसके बावजूद हर स्टेप जो वो लेता है वो उसकी लाइफ के लिए एक बहुत बड़ा रिस्क है। क्लियर? Which line in the poem indicates that the snail was not aware of the dangers to its life? इस पोम में कौन सी लाइन है जो ये बताती है कि स्नेल जो है उसको अपनी लाइफ में जितने भी डेंजर्स आ रहे थे उसके बारे में नहीं पता था। So the line "though all unaware of the dangers of being squashed", ये जो लाइन है कि तो उसको बिल्कुल नहीं पता था कि कितने तरीकों से उसकी चटनी बन सकती है, वो स्क्वॉश किया जा सकता है, इंडिकेट्स दैट द स्नेल वाज नॉट अवेयर ऑफ द डेंजर टू हिज लाइफ। स्नेल को नहीं पता था कि कितने डेंजर्स हैं उसकी लाइफ को लेके। Which word used by the poet indicates the determination of the snail? कौन सा वर्ड है जो पोएट ने यूज किया है जो बताता है स्नेल कितना डिटरमाइंड है?
द वर्ड यूज टू इंडिकेट द डिटर्मिनेशन ऑफ द स्नेल इज इंटेंट, मतलब उसका डिटर्मिनेशन, वो क्या चाहता है, उसका इंटेंट है उसे खाना है तो भैया खाना है, दैट इज व्हाट हियर इंडिकेट्स उसका डिटर्मिनेशन। अब नेक्स्ट है कॉन्टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चंस। ऑन हिज लॉन्ग जर्नी अक्रॉस द बिजी पैथ व्हाट डिड द स्नेल डू टू स्टार्ट द जर्नी, स्नेल ने क्या किया अपनी जर्नी को स्टार्ट करने के लिए। The snail left the safety of a rocky ledge and set out to start the journey. अब अपनी जर्नी को स्टार्ट करने के लिए स्नेल जिस सेफ्टी के एनवायरनमेंट में था, जो रॉकी लेज के पास था, उसने उसको छोड़ दिया एंड वो मूव कर गया, अपनी जर्नी को स्टार्ट करने के लिए आगे बढ़ गया। ओके, व्हाट इज द फ्रेज बिजी पैथ रेफरिंग टू, ये जो फ्रेज है बिजी पाथ, इसका मतलब क्या है। The phrase busy path is referring to the road crowded with passers-by and vehicles that are crossing the road. Busy path का मतलब वो रोड है जिसमें कितने लोग पैदल चल रहे होंगे, कितनी व्हीकल्स चल रही होंगी, कार्स चल रहे होंगे, तो इसी का मतलब क्या है, बिजी रोड। नेक्स्ट इज वाई वॉज द स्नेल क्रॉसिंग द रोड। अब ये जो स्नेल है वो भैया रोड क्रॉस कर ही क्यों रहा था। The snail was crossing the road because the grass was greener on the other side, क्योंकि आगे जो डिनर था वो बड़ा टेस्टी था। He thought that it is a better place than the rocky ledge. उसको लगा यार यहाँ तो खाना मिल जाएगा लेकिन उतना टेस्टी नहीं मिलेगा, तो थोड़ा आगे बढ़ते, थोड़ा रिस्क लिया जाए लाइफ में, और इसीलिए रॉकी लेज को छोड़ो और जाओ दूसरी तरफ जहाँ पे ग्रास बड़ी ही टेस्टी दिख रही है। अब है नेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट, ही डज नॉट पॉज और फ्लिंच, अ कार्टविल मिसेस बाय एन इंच। अब इसमें क्वेश्चन है व्हाई डू यू थिंक द स्नेल नीदर पॉज्ड और फ्लिंच, तुम्हें क्यों लगता है स्नेल ना पॉज किया ना उसने फ्लिंच किया, ऐसा क्यों। The snail did neither pause nor flinch because its eyes were set on the delicious green grass on the other side of the road. मतलब उसका गोल क्लियर था, वो सेट था, उसको वहीं तक जाना, इसलिए उसने फ्लिंच नहीं किया, अरे कोई आ गया, अरे मैं मर जाऊंगा, अरे मुझे कोई स्क्वैश कर देगा। उसकी जो आइज थी वो गोल पे फिक्स थी, वो थी ग्रास, उसको तो ग्रास खानी थी, एंड ही लेफ्ट। व्हाट कैटास्ट्रोफ डिड द स्नेल मैनेज टू अवॉइड, सो कौन सी कैटास्ट्रॉफी थी जो स्नेल ने अवॉइड की, मैनेज करने से, मतलब मैनेज कर लिया उसने अवॉइड करना। कैटास्ट्रॉफी मतलब कौन सी मुसीबत थी। द स्नेल मैनेज टू अवॉइड द व्हील ऑफ द कार्ट बाय एन इंच, उसने बस 1 इंच से जो व्हील था कार्ट का उसको जाने दिया, वरना तो वो उसके नीचे आ जाता। दिस वॉज द कैटास्ट्रॉफी दैट द स्नेल मैनेज टू अवॉइड, और यही थी वो दुर्घटना होते होते बच गई। What was the snail's reward for braving the dangers of the road? अब स्नेल को क्या रिवॉर्ड मिला, उसने जो डेंजर्स थे पूरे रोड को पार कर लिया, उसके बाद उसको रिवॉर्ड क्या मिला। The snail was rewarded for its perseverance by the presence of a rich leaf mold and tall grass on the other side of the road. तो स्नेल को उसके डिटर्मिनेशन और परसिवरेंस के लिए क्या रिवॉर्ड मिला कि अदर साइड ऑफ द रोड पे रिच लीव्स का मोल्ड था प्लस टॉल फ्लैशी ग्रास था, एंड दैट वाज इट्स रिवॉर्ड। ओके, I salute you, snail. Somehow you have made me feel quite small. Why is the poet saluting the snail? जो पोएट है वो स्नेल को सल्यूट क्यों कर रहे हैं। The poet is full of admiration for the little snail. पोएट हैं जो हमारे, वो स्नेल को बहुत ज़्यादा एडमायर कर रहे हैं। It is a tiny creature but displays great courage and determination to risk all and reach its goal. वो एक बहुत छोटा सा क्रिएचर है लेकिन उसके अंदर कितना करेज है, कितना डिटर्मिनेशन है कि वो अपने गोल तक पहुँच ही गया। That is why the poet salutes the snail. और इसीलिए पोएट जो है स्नेल को सल्यूट कर रहे हैं। Explain the meaning of the word small in this context. Now when the poet says that you have made me feel small, तो क्या उनका साइज कम हो गया है? नहीं। In the quoted line, the word small means the poet is humbled by the determination and courage shown by the tiny snail. पोएट इज हम्बल्ड मतलब वो उसके दिल को छू गई है वो चीज़, उनको ऐसा लग रहा है कि वो उसके सामने कितना करेजियस है, कितना डिटर्मिनेशन है उसके अंदर, और पोएट को लगता है कि वो उनके सामने कुछ नहीं है, एंड दैट इज हाउ ही फील्स स्मॉल। He feels that in spite of his bigger size and ability to move faster, वो जल्दी मूव कर सकते हैं, वो रुक सकते हैं, वो जंप कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी he would not be able to display the bravery the snail did. वो ब्रेवरी कभी दिखा ही नहीं पाएंगे जो स्नेल ने दिखाई, and that is why he feels small.
Why does the poet use the word somehow? किसी तरीके से somehow उन्होंने क्यों यूज किया है? The word somehow implies that in spite of the apparent insignificance of the snail, मतलब दो स्नेल की वैल्यू कुछ नहीं है. हम स्नेल्स को देखते हैं, हमें लगता है हाँ है तो है. दो स्नेल की वैल्यू कुछ नहीं है, वो बहुत इनसिग्निफिकेंट है, उसकी बहुत लीस्ट इंपॉर्टेंट है. इट हैज़ मेड द पोएट फील इन्फीरियर, उसने पोएट को छोटा महसूस कराया है. द स्नेल इज मच स्मॉलर इन साइज देन द पोएट. पोएट के कंपैरिजन में स्नेल जो है बहुत ही छोटा है साइज में. बट येट द पोएट फील्स, बट नहीं आएगा यहाँ पे, येट द पोएट फील्स स्मॉल एंड इनसिग्निफिकेंट इन प्रेजेंस ऑफ समथिंग सो ब्रेव एंड पर्पसफुल. उसके बाद भी पोएट जो है उनको बहुत छोटा महसूस हो रहा है, क्योंकि एक बहुत छोटा सा क्रिएचर है जिसने अपनी ब्रेवरी और अपने गोल के लिए डिटर्मिनेशन को जो दिखाया है उसके सामने शायद ह्यूमंस कहीं नहीं लगते. अब है थिंक एंड आंसर. What message does the poem convey? ये पोम हमें क्या मैसेज देती है? Through this poem, the poet wants to convey the message. इस पोम के थ्रू पोएट कौन सा मैसेज कन्वे करना चाहते हैं? That one needs to be focused and determined to achieve the goals. किसी को भी फोकस्ड होना चाहिए, डिटरमाइंड होना चाहिए अपने गोल्स को अचीव करने के लिए. सक्सेस और फेलियर डिपेंड्स ऑन आवर विल पावर. सक्सेस और फेलियर दोनों हमारे विल पावर पे डिपेंड करता है. वी शुड वर्क हार्ड टू अचीव सक्सेस, और हमको बहुत मेहनत करनी चाहिए अगर हमें सक्सेस चाहिए तो. अब आते हैं हम वोकैबुलरी में. सिमिलीज. सिमिलीज क्या होते हैं? जहाँ पे आप दो चीज़ों को कंपेयर करते हो, कोई एक वन पर्टिकुलर पॉइंट पे, एंड यू यूज द वर्ड एज और लाइक. तो यहाँ पे आपको एनिमल, कुछ कॉमन एनिमल और बर्ड सिमिलीज हैं जो हमें यूज करने हैं. तो ये रहे आंसर. एज फ्री एज अ बर्ड, as blind as a bat, चमगादड़, as hungry as a wolf, as cunning as a fox, as stubborn as a mule, and as slippery as an eel. as an eel हो जाएगा यहाँ पे बिकॉज ये जो है वोवेल से स्टार्ट हो रहा है. ओके, नेक्स्ट है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है. हमें पता है दो तरीके के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मतलब अगर मैंने कहा आई गिव यू अ पेन, ठीक है. अब मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से समझा रही हूँ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है. सब्जेक्ट क्या है? आई. क्या काम हुआ? वर्ब क्या है? वर्ब है, देने का काम हुआ है. नाउ एवरी टाइम लुक एट द वर्ड एंड आस्क व्हाट डिड यू गिव. क्या दिया? सो क्या दिया है? पेन. ये हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. नाउ दिया क्या है? अ पेन. किसको दिया? टू whom या फॉर whom? द आंसर इज यू. ये हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. क्लियर? जब मैं पूछती हूँ क्या दिया, व्हाट, तब आता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. और जब मैं पूछती हूँ टू whom, किसको दिया, किसके लिए किया, और फॉर whom, तब आ जाता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. मैंने अपनी मदर को कुछ फ्लावर्स दिए, दिया क्या? फ्लावर्स. वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया. किसको दिया? मदर को. तो वो क्या हो गया? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. क्लियर? अब यहाँ पे आपको जो है करना क्या है, आइडेंटिफाई द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. जब ये सेंटेंसेस करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा. पहला है जॉन सेंट हर अ बुके. जॉन ने उसको एक बुके भेजा. सब्जेक्ट क्या है? जॉन. काम क्या किया उसने? भेजने का काम किया है. क्या भेजा? व्हाट. आंसर इज अ बुके. ये हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. किसको भेजा? हर. ये क्या हो गया? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. क्लियर? नेक्स्ट इज मॉली असिस्टेड हर मदर विद द हाउस होल्ड चोर्स. मॉली ने अपनी माँ को घर के डेली के काम में मदद करी. सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं? मॉली की. करा क्या उसने? असिस्ट किया. ये हो गया आपका वर्ब. अब क्या क्या असिस्ट किया? ये जो हाउस होल्ड चोर्स में असिस्ट किया, ये हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. किसको असिस्ट किया? अपनी मदर को असिस्ट किया. ये हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. क्लियर? Where did you leave the bag? तुमने बैग कहाँ छोड़ दिया? अब बात हो रही है where did you leave the bag? लीव करने की बात हो रही है, ये वर्ब है. क्या छोड़ दिया? बैग को. What did you leave? बैग. ये हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. टू whom या फॉर whom दिया हुआ है यहाँ पे. आर वी गिवन कि किसके लिए छोड़ दिया या टू whom छोड़ दिया, तो यहाँ हमारे पास कोई इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है. अब है रस्किन बॉन्ड रोट अ नोवेल ऑन हिज लाइफ.
सो रस्किन बॉन्ड सब्जेक्ट हो गया, काम क्या किया उन्होंने, लिखने का काम किया। व्हाट डिड ही राइट, अ नॉवेल, ये हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किस पे लिखा, फॉर हुम, ऑन हिज लाइफ, ये हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट इज शी नीड्स योर एडवाइस, शी सब्जेक्ट है, क्या चाहती है वो, नीड्स, नीड्स वर्ब हो गया, नीड्स व्हाट, एडवाइस, नीड्स व्हाट, एडवाइस, ये हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे है जैसे क्वेश्चन में, यहाँ देखो अभी हमने क्या देखा था यहाँ पे कि जब आपकी यहाँ पे बात हो रही है टू होम या फॉर होम, तो यहाँ पे टू होम और फॉर होम में क्या सीन है, यहाँ पे टू होम या फॉर होम किसके लिए, तो यहाँ पे है हमारे पास, उसको एडवाइस चाहिए, किसके लिए ये एडवाइस चाहिए, तुम्हारी एडवाइस तो चाहिए लेकिन किसके लिए चाहिए, शी नीड्स योर एडवाइस। तो यहाँ पे आपके पास जो है एक साइलेंट सब्जेक्ट, मतलब साइलेंट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाता है यहाँ पे। इसमें हम क्या लिखेंगे, योर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एडवाइस जो होगी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स हटा दो यहाँ पे। अब है आई विश यू अ स्पीडी रिकवरी, आई हो गया सब्जेक्ट, मैं क्या कर रही हूँ, विश, क्या विश कर रही हूँ, अ स्पीडी रिकवरी, किसको विश कर रही हूँ, तुमको विश कर रही हूँ, तो यू हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और स्पीडी रिकवरी हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब आते हैं हम स्पेल चेक पे। सो स्पेल चेक में बेसिकली यहाँ पे क्या है, हम श के साउंड की बात कर रहे हैं, श के साउंड की। अब यहाँ देखो, नेशन, शर्ट, शेफ, मैजिशियन और प्रेशर, सब में श का साउंड हो रहा है, लेकिन कभी टी श का साउंड दे रहा है, कभी एच या एस एच जो है श का साउंड दे रहा है, सी एच यहाँ दे रहा है, सी आई दे रहा है और डबल एस दे रहा है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे श के साउंड वाले वर्ड्स लिखने हैं। दिस इज वेरी इजी, आई विल टेल यू। स्टेशन, सेक्शन, कलेक्शन, श का साउंड आ गया। ब्रश, शू, फिनिश, शेफ, शैम्पेन, शैंडलियर, फेशियल, कमर्शियल, special, expression, permission, intermission. Clear? You can take a screenshot so that we can move forward, because here we are done with this chapter as well, all the question answers. Hope you understood them well. If you have any questions, write them down in the comment section and tell me how did you find this video. अब अगर remember this thing, direct indirect object में कोई भी doubt है, you can always refer to the grammar वीडियोस जो हमने ऑलरेडी बनाए हुए हैं विद अ लॉट ऑफ एक्सरसाइजेस। उससे क्या हो गया, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। ये रही magnetbrains.com की वेबसाइट, जिसका ये आपको होम पेज दिखेगा। क्या करना है आपको, magnetbrains.com डालने के बाद क्लास सेलेक्ट करो, सब्जेक्ट सेलेक्ट करो, टॉपिक, एंड दिस इज हाउ योर वीडियो विल स्टार्ट। सो थैंक यू सो मच। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी भी अब आप लोगों के लिए हाजिर है। अब आपको सिर्फ सब्सक्राइब करना है, जितने भी हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं, नॉट टू वरी, मैग्नेट ब्रेन्स इज देयर फॉर यू एज वेल। Thank you so much once again. Take care of yourself. Do not forget to like, share and subscribe. Bye.